क्या रत्न सिर्फ खूबसूरत पत्थर होते हैं या फिर उनमें ग्रहों की कोई ताकत छुपी होती है? आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया को समझने वाले हैं, रत्न और ज्योतिष किताब के आधार पर। तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पे टिका है। मतलब ये पत्थर सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। माना जाता है कि ये ग्रहों की कॉस्मिक एनर्जी को एक तरह से सोख लेते हैं और फिर उसे हम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये रत्न आखिर काम कैसे करते हैं, इन्हें चुना कैसे जाता है और सबसे जरूरी, इन्हें पहनने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले उस बेसिक सवाल पर आते हैं, आखिर वैदिक ज्योतिष में इन रत्नों को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? तो साफ है, इसका मकसद सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। इसका असली काम है ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करना, ताकि किस्मत बेहतर हो और जो भी नेगेटिव असर है वो कम हो सके। अब आते हैं इसके मूल सिस्टम पर, वो ढांचा जो खास रत्नों को खास ग्रहों से जोड़ता है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो 9 खास रत्नों के आसपास घूमता है। इन्हीं को नवरत्न कहते हैं। और यहाँ इस सिस्टम का पूरा खाका एकदम साफ हो जाता है। देखिए, हर ग्रह जिन्हें नवग्रह कहा जाता है, उनका अपना एक मास्टर रत्न है जो नवरत्न कहलाता है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे सूर्य की पावर माणिक में है तो चंद्रमा की एनर्जी मोती में। तो सवाल ये है कि किसी के लिए सही रत्न चुना कैसे जाता है, और ये उतना सीधा नहीं है कि बस लिस्ट में से कोई भी एक उठा लिया। इस किताब के हिसाब से सही रत्न ढूंढना अपने आप में एक साइंस है, और इसके लिए ज्योतिष में कई अलग अलग मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक तरीका तो बड़ा सीधा सा है, जन्म के दिन के हिसाब से। मतलब जिस दिन किसी का जन्म हुआ, उस दिन का जो मालिक ग्रह है, उसी का रत्न उसके लिए लकी माना जाता है। ये टेबल बिल्कुल यही कनेक्शन दिखाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शनिवार को पैदा हुआ है तो उसका लिंक सीधे सीधे शनि ग्रह और उसके रत्न यानी नीलम से जुड़ गया। अच्छा, अब एक और तरीका देखते हैं। ये वाला थोड़ा बहुत वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जैसा है। यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो सूर्य राशि यानी सन साइन के बेस पर होता है। ये तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी काफी पॉपुलर है। मतलब जन्म के वक्त सूरज जिस राशि में था, उसी राशि के मालिक ग्रह का रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। तो ये जो सारे तरीके हैं, इनसे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सही रत्न चुनना कोई तुक्केबाजी नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर ज्योतिष की समझ और एनालिसिस चाहिए होती है। अच्छा, तो मान लीजिए सही रत्न मिल गया। इसके बाद किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि उसे तैयार करने और पहनने का जो प्रोसेस है वो भी उतना ही जरूरी है। तो रत्न चुनने के बाद सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये चेक करना कि वो असली है भी या नहीं। और इस किताब में असली और नकली रत्न पहचानने के कुछ बड़े सिंपल से घरेलू टेस्ट भी दिए गए हैं। इसके बाद बारी आती है रत्न को पहनने के रस्म की, या कह लें कि एक रिचुअल की। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले रत्न को शुद्ध किया जाता है, फिर मंत्रों से उसे एनर्जाइज करते हैं, और आखिर में सही वक्त पर उसे पहना जाता है। और कहानी सिर्फ उस रिचुअल पर खत्म नहीं होती। हर रत्न को पहनने के अपने खास नियम कायदे हैं। जैसे कि ये टेबल दिखा रहा है कि उसे किस मेटल में पहनना है, कौन सी उंगली में पहनना है और हफ्ते के किस दिन पहनना है। अब आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या किसी रत्न का असर हमेशा के लिए रहता है? और मजे की बात यह है कि इस किताब के मुताबिक हर रत्न की पावर की एक कह सकते हैं कि एक्सपायरी डेट होती है। जैसे हीरे का असर 7 साल तक रहता है, तो वहीं मोती का सिर्फ 2.5 साल, और इसके बाद उसे बदलने की सलाह दी जाती है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े आइडिया पर लाकर छोड़ती है कि रत्न ज्योतिष की नज़र में ये पत्थर सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती एक्टिव एनर्जी का सोर्स है, जिसे टाइम टाइम पर रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है।